नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बड़ी खबर, कीव के हाइड्रोलिक प्लांट पर रूस का कब्जा। कीव में रूसी सेना लगातार तबाही मचा रही है। कीव के हाइड्रोलिक प्लांट पर रूस का कब्जा। देखिए किस तरह से मिसाइल लगातार रूस की तरफ छोड़े जा रहे हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार ये हमला किया जा रहा है। तीसरे दिन और बड़ी तबाही, और ये लगातार आगे भी जारी रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति भी ये कह रहे हैं। और कीव पर रूस का ये सबसे बड़ा हमला है अभी तक का। रिहायशी इमारतों पर मिसाइलें दाग रहा है रूस। अब मेलिटोपोल पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। और ऐसे में जंग के तीसरे दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला किया। इस धमाके में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस ने कई शहरों पर भी कब्जा किया है। यूक्रेन ने 3500 रूसी सैनिकों, 2 टैंक, 14 विमान और 8 हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का हालांकि दावा किया है। हालातों को देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए $600 मिलियन की सुरक्षा सहायता देने का ऐलान किया। मतलब कि अमेरिका खिलाफ है इस समय रूस के खुलकर। $600 मिलियन की सुरक्षा इन हालातों से निपटने के लिए अमेरिका दे रहा है मदद के रूप में। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े की वजह क्या है? आखिर क्यों रूस यूक्रेन के साथ इतनी सख्ती के साथ पेश आ रहा है? रिपोर्ट में आप देखिए। अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से रूस पर लगे कई प्रतिबंधों के बीच व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर अपना जंगी खेल जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन और रूस की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि आम लोग भी मारे गए हैं। हमले की शुरुआत यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में धमाके से हुई। यूक्रेन ने दूसरे देशों के साथ साथ पीएम मोदी से भी मदद मांगी है। अमेरिका ने रूस को चेताया है तो चीन मामले को शांति से सुलझाने की गुजारिश कर रहा है। यूएन में रूस ने हमले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये अभियान यूक्रेन के लोगों की रक्षा के लिए है जो कई सालों से पीड़ित हैं। हमारा लक्ष्य यूक्रेन को नरसंहार से बचाना है। जाहिर है यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता तनाव शीत युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा को लेकर सबसे बड़े संकट को जन्म दे सकता है। आखिर क्यों रूस के लिए यूक्रेन इतना खास है जिसे पुतिन किसी भी हद तक जाकर पाने की चाह रखते हैं? एक नजर डालते हैं। दरअसल जो नीति रूस अभी अपना रहा है वो इसलिए कि वो अपने देश की सीमा के करीब एक खतरनाक सैन्य गठबंधन का प्लेटफॉर्म बनते देख रहा है। रूस यूक्रेन को नाटो सदस्य बनने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि उसे नाटो सदस्य देशों से मिसाइल और सैनिक न मिल सके। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर है। जब उस पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम से हमला हुआ था तब ये यूक्रेन का ही इलाका था जहां से उसने अपनी सुरक्षा की थी। वहां से रूस की राजधानी मॉस्को 1600 किलोमीटर दूर है। अगर यूक्रेन नाटो के हाथों में चला जाता है तो मॉस्को महज 640 किलोमीटर दूर ही रह जाएगा। इसीलिए यूक्रेन वो सिक्योरिटी जोन है जिसे रूस हर हाल में अपने पास रखना चाहता है। इसके अलावा रूस यूक्रेन को दूसरे देश की नजर से नहीं देखता। रूस यूक्रेन को अपना दिल मानता है। यूक्रेन को लेकर रूस का एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है जो उसकी मूल पहचान में बसा है। जब यूक्रेन एक देश के रूप में खुद की पहचान रूस के विरोधी के रूप में करता है तो रूस में बहुत तीव्र भावनाएं पैदा होती हैं। रूस में इसे लेकर बहुत गुस्सा और निराशा होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक भाई के विश्वासघात करने से पैदा होती है। मतलब साफ है कि यूक्रेन और रूस के बीच तनाव की वजह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों की वो डोर है जिसे रूस हर कीमत पर बनाए रखना चाहता है। रूस में ये धारणा है कि वो दुश्मन देशों के एक गठबंधन से घिरा है जो इस महाशक्ति के लिए चिंता का सबब है।
क्रिमिया को कब्जे में लेने के बाद से ही ये विचार पश्चिम की फिजाओं में तैर रहा है कि केवल यूक्रेन नहीं है जो रूस में लौटेगा। पोलैंड, बुल्गारिया और हंगरी भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को आजादी मिली थी। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक तरफ इस देश में बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व की तरफ इस देश में कई बड़े उद्योग हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से का यूरोपीय पड़ोसियों खासकर पोलैंड से गहरा रिश्ता है। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत है। हालांकि यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या भी अच्छी खासी है। इन लोगों की विकसित पूर्वी इलाके में खासी मौजूदगी है। 2014 में रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ यूक्रेन की सरकार में विद्रोह होने लगा था। रूस ने इस मौके का फायदा उठाया और यूक्रेन में मौजूद क्रिमिया को अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन में हुए आंदोलन के चलते राष्ट्रपति विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा, मगर तब तक रूस क्रिमिया का अपने साथ विलय कर चुका था। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी यूरोप के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन रूस लगातार इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा। यही वजह है कि यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों की खींचातान के बीच फंसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए अब आपको पुतिन और जेलेंस्की के सियासी सफर के बारे में बताते हैं। एक खुफिया एजेंट और दूसरा कॉमेडी किंग कैसे अपने अपने देश के राष्ट्रपति बने। रिपोर्ट आप देखिए। 50 साल पहले लेनिनग्राड की सड़कों ने मुझे एक सबक सिखाया था, और वो ये कि अगर लड़ाई होनी है तो आपको पहला मुक्का मारना होगा। ये बात अक्टूबर 2015 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कही थी। अब ये बात सही साबित हुई। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, ताबड़तोड़ गोले बरसाए। हालात काफी खराब है। लोग भाग रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों का रेला लगा है। लेनिनग्राड, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के रूप में जाना जाता है, यहीं पर पुतिन का जन्म हुआ था। बचपन में पुतिन की लड़ाई अपने उम्र से बड़े लड़कों से होती थी, और यही वजह है कि पुतिन ने जूडो सीखा, और न केवल सीखा बल्कि इसमें महारत हासिल कर ब्लैक बेल्ट भी धारण कर ली। सियासत में आने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन की। ऐसे में आपको पुतिन की पूरी कहानी बताते हैं। शुरुआती शिक्षा के बाद पुतिन ने कानून की पढ़ाई की। 1975 में यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन की। 1980 के दशक में पहली बार विदेश में तैनात किए गए। जर्मनी के ड्रेसडेन में एजेंट के तौर पर तैनात किए गए। 16 साल तक जासूसी का काम करने के बाद इस्तीफा दे दिया। केजीबी छोड़ने के बाद पुतिन सियासत में आ गए। रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के करीबी बन गए। येल्त्सिन ने 1999 में पुतिन को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया। येल्त्सिन के इस्तीफे के बाद पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 26 दिसंबर 2000 को पुतिन ने अपना पहला राष्ट्रपति चुनाव जीता। मार्च 2004 में पुतिन दूसरी बार राष्ट्रपति बने।
2008 में पुतिन ने मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया और खुद पीएम बन गए। क्योंकि रूस के संविधान में लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने के प्रावधान हैं। रूस के राष्ट्रपति मेदवेदेव ने संविधान में संशोधन किया। राष्ट्रपति के कार्यकाल को 4 साल के बजाय 6 साल कर दिया। पीएम के बाद पुतिन ने एक बार फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। 2012 में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। 2018 से 75% से ज्यादा वोट पाकर चौथी बार प्रेसिडेंट बने। जुलाई 2020 में संविधान संशोधन कर 2036 तक राष्ट्रपति का पद अपने पास रख लिया। रूस कभी अमेरिका को सीधी टक्कर देता था, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद रूस कुछ कमजोर हो गया। कोल्ड वॉर के वक्त रूस सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कहलाता था। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। 15 नए देश बन गए, इनमें से एक यूक्रेन भी है। पुतिन को यह विघटन शायद तब रास नहीं आया था। यही वजह है कि सोवियत संघ के विघटन को पुतिन कई बार ऐतिहासिक भूल कह चुके हैं। पुतिन रूस के सोवियत संघ वाले दिन को लौटाना चाहते हैं। कई सालों से मिशन में जुटे हैं पुतिन। 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 2 इलाकों साउथ ओसेशिया और अबखाज को स्वतंत्र घोषित कर रूसी सेनाएं तैनात कर दी गईं। 2014 में यूक्रेन की क्रिमिया पर हमला कर कब्जा कर लिया। कुछ दिन पहले यूक्रेन के डोनेट्स्का और लुहांस्क स्वतंत्र पीपल रिपब्लिक घोषित किए गए। अब आपको बताते हैं रूस के साथ युद्ध का दंश झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में। सियासत में आने से पहले जेलेंस्की हिट कॉमेडी के स्टार थे और उनके वीडियो ने अपने देश के लोगों में ऐसा समा बांधा कि आज वो अपने देश के पहले नागरिक बन गए। У нас есть спа-салон, в котором вы можете поспа, потра и побуха. Добрый вечер. Знаете, я сразу хочу сказать, у нас сегодня просто концерт, никакой агитации. जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को यूक्रेन के क्रिवी रीह में हुआ। स्कूली पढ़ाई उन्होंने मंगोलिया में की। कीव नेशनल इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। जेलेंस्की हिट कॉमेडी शो के स्टार एक्टर रहे। 2015 में उनके शो सर्वेंट ऑफ द पीपल में उनके किरदार को बेहद पसंद किया गया। इस शो के जरिए जेलेंस्की सरकार का मजाक उड़ाते थे। यूक्रेन में काफी लोकप्रिय था जेलेंस्की का शो। तो यूक्रेन में हालात ऐसे हैं जो अब संभाले भी नहीं संभलते, क्योंकि वीटो पावर का जो इस्तेमाल किया रूस ने, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन रूस ने इसका इस्तेमाल करके सारे प्रस्ताव को रोक दिया। वीटो का मतलब मेरी अनुमति नहीं है। बेशक 15 देश जो यूएनएससी की बैठक में शामिल हुए, उसमें से अगर 14 देश भी अगर एक साथ आ जाएं, तो रूस अकेले वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को रोक सकता है। 5 देश हैं इसमें जिसका जिक्र हम कर रहे हैं जिनके पास वीटो पावर है। एक है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्राजील और चाइना। अब हम चलेंगे दिल्ली से संवाददाता अजस्त्र पीयूष शुक्ल जुड़ गए हैं जो पूरी बातचीत करेंगे पूर्व राजनयिक है उनके साथ। पीयूष, देखिए, वीटो पावर लगा के रूस ने तो रोक दिया सर, लेकिन उसके बाद अब क्या स्थितियां बनती हैं, क्योंकि रूस को के खिलाफ जितने प्रस्ताव आए उनको उसने रोक दिया। स्थितियां युद्ध की बनी हुई हैं, लगातार युद्ध चल रहा है और नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। ऐसे में अब आगे की क्या, चूंकि यूगोस्लाविया में आप रहे हैं, यूगोस्लाविया के बगल में यूक्रेन है, तो ऐसे में उसकी परिस्थितियां क्या हैं और कितने दिन ये चीजें और अभी खिंच सकती हैं? ये देखिए, एक तो ये रशिया अब पीछे तो जा नहीं सकता। जो उसके खिलाफ प्रस्ताव थे वो लग गए। जो भी सैंक्शन लगनी थी अमेरिका ने लगा दी, इंग्लैंड ने लगा दी, जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं उन्होंने लगा दी। तो उनको भी पता है कि अब जो होना है हमें हो ही गया है।
तो अब बीच में छोड़ना उनके लिए बहुत ही एम्बेरसमेंट होगा इस वक्त। तो वो अपना काम पूरा करके ही रहेंगे जो उन्होंने अपना इरादा पुतिन साहब ने किया है। लेकिन सर यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन से इतना बड़ा खतरा, छोटा सा देश है यूक्रेन, समझना होगा, और यूक्रेन से इतना बड़ा खतरा कैसे था रशिया को कि उसने इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई कर? उसको यूक्रेन से खतरा कुछ नहीं था, ना आज भी है। वो तो अपने को जिसको कहते हैं ना भाई मानते हैं, तो रही है एक कंट्री रही है 1917 से लेके अब तक एक ही कंट्री थी। अभी बाद में जब सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ तब ये इंडिपेंडेंस इनको मिली थी। तो उससे पहले तो ये लोग सब रशियन बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, सब रशियन सिस्टम है वहाँ पे सारा, जैसे और कंट्रीज में है ईस्ट यूरोपियन में। तो वो अभी भी कहते हैं कि यूक्रेन हमारे भाई हैं, हमें उनसे कुछ थोड़ी है। मगर हमें जो डर है, जो ये प्रेसिडेंट था शेंको अभी, ये नेटो के मतलब अमेरिका के उस और नेटो के नेशंस में पीयूष एक सवाल ये भी करिएगा अरुण जी से कि जब अमेरिका और सुरक्षा परिषद से जुड़े अन्य सदस्य ये बात जानते थे कि रूस जो है वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, उसके बावजूद इस प्रस्ताव को क्यों लाया गया? पीयूष, इस वास्ते ये आया। सागर एक बार अपना सवाल फिर से दोहराइएगा, मैं सबसे वही सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब अमेरिका और सुरक्षा परिषद से जुड़े जो सदस्य हैं वो ये जानते थे कि रूस आखिरी लम्हे पर वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, इसके बावजूद आखिर इस प्रस्ताव को क्यों लाया गया? पीयूष सर, जैसे रूस ने भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया और यूएनएस में जो देश थे वो जब जानते थे कि अंतिम वक्त में रशिया अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके सारे प्रस्तावों को रोक देगा, तो आखिर इस प्रस्ताव को लाया क्यों गया और इतना देर क्यों? आखिर क्या वजह है, इतनी देर क्यों लग रही है? नहीं, वो प्रस्ताव तो अब खत्म ही हो गया। रशिया ने वीटो कर दिया, खत्म हो गया, उसके कोई अब महत्व थोड़ी है। लाया क्यों गया? वो तो अमेरिका चाहता था कि इसको कंडेम करें यूएन के अंदर भी रशिया को, वो नहीं कर पाया। अपने वीटो से उसने वीटो कोई चाइना भी दे सकता था वीटो, वो भी P5 है, वो चाइना ने वीटो नहीं किया, खुद उसको करना पड़ा वीटो। अरे इसकी वैल्यू कम होती है कि दूसरा कोई वीटो करे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना। इनको तो खुद ही करना पड़ा वीटो अपने को बचाने के लिए। अब रशिया को कैसे रोकेंगे? उसको कोई नहीं रोक सकता इस वक्त। ये तो सोचने की बात भी भूल जाइए कि कोई भी देश इस वक्त उसको रोक सकता है। जो पुतिन ने डिसाइड कर लिया वो हो गया। मोदी ने इतना कहा था, उससे 3 चीजें कही थी मोदी ने, जो टेलीफोन में अब पता लग रहा है। एक कहा था हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी नंबर 1 प्राथमिक जो कहते हैं ना वो है, और हमारे स्टूडेंट्स की आप भी प्रोटेक्शन देंगे। और रशिया ने जो कर रहा है, रशिया ऐसी बात नहीं है, रशिया ने कहा नहीं आपके स्टूडेंट्स पे कोई आंच नहीं आने देंगे। रशियन स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए स्पेशल कि इंडियन अगर बस जा रही है, कोई स्टूडेंट जा रहा है बॉर्डर की तरफ, उसको बिल्कुल मत तंग करना। तो वो तो मोदी ने पहला पॉइंट किया था। दूसरा पॉइंट मोदी ने यह कहा था आप जो लड़ाई चल रही है उसकी इमीडिएटली रोक दीजिए। नंबर 2 पॉइंट वो नहीं माना रशिया, मोदी की बात नहीं माना ना। नंबर 3 पॉइंट उसने कहा था आप लोग डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालिए, बैठ के राजनीति की तरह बात करिए और इसको सॉल्व करिए प्रॉब्लम को। आप तो कोई स्ट्रेंजर्स तो है नहीं, कई साल से आप लोग एक ही देश थे और उसके बाद भी आपकी जान पहचान सबसे बहुत अच्छी, तो आप लोग डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल सकता है और जिसमें कि रशिया की कंसर्न्स को भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब अब मैंने आपको कल एक बहुत बड़ी बात बताई थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर जो नेटो का एग्जिस्टिंग बॉर्डर इस वक्त जो है रशिया और उनकी जो दूरी है 1150 किलोमीटर है, अगर यूक्रेन बन जाता है नेटो का पार्ट तब 650 किलोमीटर रह जाते हैं। कहाँ 1150 किलोमीटर और कहाँ 650 किलोमीटर, मतलब अमेरिकन मिसाइल आके वहीं पे कीव में आ जाएंगी, जिससे कि रशिया को स्ट्राइक करने के लिए सिर्फ 650 किलोमीटर रह जाएगा। पीयूष, तो रशिया का 500-600 किलोमीटर जो बॉर्डर है नेटो का एडवांस हो जाएगा। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण ये तस्वीरें तो लगातार हम देख रहे हैं, विवाद जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसी बीच ये खबर और भी ज्यादा परेशान करती है कि ताइवान में चीन के 9 लड़ाकू विमान देखे गए। ताइवान ने अपनी पूरी सुरक्षा बढ़ा दी। क्या कोई कनेक्शन है क्या इस विवाद से चाइना और ताइवान का? सर, एक तरफ तो रूस यूक्रेन का विवाद शुरू होता है, दूसरी तरफ
ताइवान में 9 से 10 लड़ाकू विमान देखे गए हैं चाइना के, उधर चाइना भी एक्टिव हो गया। वो तो अभी की बात कर रहे हो, ये तो विमान मेरे ख्याल है 4-5 महीने से दिख रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो एक शो की है उन्हें इस वक्त दिखाने के लिए, हम भी क्या है। और वो तो जनवरी में भी विमान उड़ा रहे थे, दिसंबर में भी उड़ा रहे थे, नवंबर में तो अक्टूबर से देख रहा हूँ विमान उनके आ रहे हैं चाइना के, और आ रहे हैं उनकी स्पेस में इंट्रूड कर रहे हैं, फिर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं एक भय की जो पॉलिटिक्स होती है या दूसरे देशों पर उनकी सीमाओं पर भय या टेरर बनाना, उस तरह का कुछ कर रहा है चाइना। वो कर ही रहा है, वो तो कहता है ये हमारा हिस्सा है, ये तो ब्रेकवे प्रोविंस है हमारी, ये जो चाइना है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट इज चाइना, हम इसको वापस लेना चाहते हैं। कहते हैं हम ऑटोनॉमी देंगे, वो तो उन्होंने हांगकांग के लिए भी कहा था। हम रूस के इस काम से अब चाइना जो उसका दोस्त बना हुआ है, लगातार सपोर्ट कर रहा है, वो भी एक्टिव होता दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं विश्व में एक नए तरह का की खलबली मस्ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब अब ये मैसेज चला गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर तुम्हारे पास स्ट्रांग लाठी है, तेल में पी हुई, तो तुम जो चाहे कर लो, यूएन फूएन कुछ नहीं है। उसको चाइना को क्या मुश्किल, कल यूएन रेजोल्यूशन चाइना के अगेंस्ट पास भी करेगी, जैसे रशिया के अगेंस्ट पास किया गया था, वो खुद ही वेटो कर देगा। चलिए नहीं होगी कि अगर चाइना को भी रोकने की कोशिश यूएन करता है, देखिए पीयूष, ये भी एक सवाल रूस की तरह, ये सवाल है कि यूक्रेन में देखिए राष्ट्रपति के सामने कुछ भी अब उनको दिखाई नहीं दे रहा है, कि कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या। वीडियो संदेश लगातार वो जारी कर रहे हैं। यूक्रेन के नागरिकों को वो कह रहे हैं कि आप अपने अपने हाथों में हथियार आप लीजिए, दुश्मनों का सामना आप करिए। पेट्रोल बम बनाने के लिए उन्हें उतार दिया गया कि आप बम आप बनाइए ताकि दुश्मनों का सामना आप करिए। क्या कुछ समाधान उनके सामने है क्या आगे कुछ करने का रास्ता दिखाई देता है, ये भी पूछिए उनसे। बिल्कुल सागर, देखिए जिस तरह से यूक्रेन की स्थिति हुई सर, उसके बाद वहां के राष्ट्रपति किम कर्तव्य विमूढ़ टाइप इस वक्त उनकी सिचुएशन हो चुकी है। वो कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है। जिनके दम पर वो दम भर रहे थे वो तो पीछे भाग गए, उनके कंधे बंदूक रख दी, गोलियां उनको दी नहीं, और अब वो नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि आप आइए, यूक्रेन की रक्षा के लिए खड़े होइए, पेट्रोल बम बनाइए, ये सारी चीजें करिए। तो सर ऐसे में क्या लगता है, मतलब यूक्रेन अब क्या स्टेप लेगा? उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं रहा। इसके बाद कुछ नहीं है। अभी वो कहते हैं मिलिट्री टेक ओवर कर ले, या कोई अपना आदमी ऑलरेडी ढूंढा हुआ होगा पुतिन ने किसी को, जो उनका लॉयलिस्ट होगा, उसको बिठा देंगे गद्दी पे। ठीक है, मॉस्को से हुक्म लेके जो काम करेगा मॉस्को के हुक्म लेगा, उसको खत्म, यही होगा उसका। स्थितियां हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति का बार बार कहना मैं झुकूंगा नहीं। अरे उसके कहने से क्या होता है, वो अकेला बेचारा कहाँ तक लड़ेगा? कोई ताकत की बात भी होती है, 1/10 की बात हो रही है, वो एक है, वो 10 लोग हैं, कितने कब तक तुम रोकोगे? शाम मुझसे सच में पूछिए, आज शाम तक खत्म हो जाएगा। देखिए उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम तक कुछ बड़ा हो सकता है यूक्रेन को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये विवाद नाटो का जो सेंटर बन रहा था यूक्रेन में, और यूक्रेन नाटो में शामिल हो रहा था, और ऐसे में नाटो देशों से मॉस्को की जो दूरी है, जो सबसे बड़ी बात सर ने कही, वो अभी तक 1100 किलोमीटर थी। अगर यूक्रेन नाटो का सेंटर हो जाता तो निश्चित तौर पर यह दूरी 600 किलोमीटर के आसपास रह जाती, और ऐसे में अमेरिका की एक्सेस यूक्रेन में बहुत आराम से होती, और कहीं ना कहीं रूस के लिए यह सबसे बड़ा संकट था सागर, और यही एक वजह रही जो यूक्रेन लगातार अपने यूरोपीय देशों के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा था। रूस को यह चीज पसंद नहीं आ रही थी पिछले कई दिनों से। यूक्रेन की यह भी मंशा थी कि नाटो देश में हमें भी शामिल कर दिया जाए, रूस ये नहीं चाहता था। क्या यही 2 वजह है कि और भी कई वजह हैं? यह भी जानने की कोशिश करिए इस विवाद के। सर सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद चला, युद्ध की स्थितियां बनी, युद्ध होता है, इन सब के पीछे कई सवाल उठते हैं। क्या यूरोपियन कंट्री से लगातार यूक्रेन की दोस्ती बढ़ना, अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ना, यही वजह थी, या वजह कुछ और थी, और 2 लोगों के आपसी टकराव में पिस गया ही? अब ये हम नहीं कह सकते कि दो जनों के व्यवहार में, आफ्टर ऑल इस प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ही एक्सेप्ट किया कि हम नेटो मेंबर बनेंगे।
मगर वो टालते रहे। ये इतना सोच नहीं पाया ये, मगर उन्होंने शुरू में बना क्यों नहीं दिया नेटो मेंबर? 23 कंट्रीज का था, उनको देर क्या लगती है बनाने में? अगर वो इतनी जल्दी थी तो अमेरिका ने खुद ही रिकॉग्निशन नहीं दिया उसको। अमेरिका को पता था कि ये हम कुछ करेंगे, इसको नेटो वन में बनाएंगे तो रशिया इमीडिएटली ऑब्जेक्ट करेगा। उनको ये नहीं उम्मीद थी कि रशिया आके आक्रमण कर देगा इसके लिए, ये नहीं उम्मीद थी नेटो को। वो इस उम्मीद में थे कि इसी को फुसला के हम करवा लेंगे काम आसानी से। वो भी नाटो में शामिल नहीं करना था उनको, केवल बहलाना ही था। बहलाना ही था बस। अब फिलहाल तो बहलाना ही था, बाद में देखी जाएगी जब परिस्थिति जैसी होगी। मगर वो बहलाने में ये फंस गया। उनको ये नहीं उम्मीद कि पुतिन इतना स्ट्रांग आदमी वो बहलाने में नहीं आएगा। उसने अपनी वो तो सबसे दुनिया में कहता है रशिया की प्रायोरिटी है सिक्योरिटी। हम कैसे अलाउ करेंगे नेटो कंट्री अपने उन्होंने क्यूबा में परमिट किया जब मिसाइल लगाई थी क्रूशेव ने, 200 किलोमीटर था बस अमेरिका से। चलिए ठीक है पीयूष, देखिए विवाद अब ये कहां तक बढ़ता है, पूरे विश्व की नजर है। फ्रांस तो अब ये भी कह रहा है कि देश अब देखेगा, पूरा विश्व अब देखेगा तीसरा विश्व युद्ध जिसकी घड़ियां नजदीक आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष बातचीत के लिए। तो तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन की मंशा नाटो देश में शामिल होना, यूरोपीय देशों के साथ नजदीकियां बढ़ना, और ये सभी बातें किस तरह से एक बड़ी विवाद में तब्दील हो गई, एक लड़ाई में तब्दील हो गई। पूरा विश्व इस मंजर को, इन तस्वीरों को बड़े करीब से देख रहा है। न्यूज इंडिया भी लगातार आपको अपडेट दे रहा है कि किस तरह से हालात हैं यूक्रेन में, किस तरह से लोग परेशान हैं, कैसे इमारतों पर रॉकेट लॉन्च कर रहा है इस वक्त रूस। तो ऐसे में सबको यह सोच रहा है कि आखिर क्या कुछ समाधान है यहां पर, क्योंकि रूस लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है, यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। क्योंकि यूक्रेन का हट नाटो देश में शामिल होना, नजदीकियां यूरोपीय देशों के साथ बढ़ना, आज उसको इस दलदल में धकेल दिया है जिससे यूक्रेन निकलने की हालत में नहीं दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहा है अपने नागरिकों से कि आप पेट्रोल बम बनाइए, आप अपने हाथों में हथियार आप लीजिए, डटकर सामना करिए, लेकिन उनका यह कहना कि आखिरी लम्हे तक हम लड़ेंगे। ये लड़ाई कहां तक जाएगी देखने वाली बात।